ठीक है। सो ऑलरेडी वी हैड डन द 3 ब्रांचेस और आज जो है वो चौथी ब्रांच के बारे में हमें बात करनी है। सो द फर्स्ट ब्रांच इट वाज द सोशो कल्चरल anthropology. The second one was the physical anthropology. And then the third one was the archaeological anthropology. And the fourth one was the linguistic anthropology. ठीक है, तो ये ब्रांचेस बेसिकली हमने कर ली थी। सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हमने देखा था दैट किस तरह से पहले आपके पास सोशल एंथ्रोपोलॉजी इट डेवलप्ड इन ब्रिटेन एंड द कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इट डेवलप्ड इन अमेरिका। फिर उसके बाद इवेंचुअली दोनों को जो है विद द हेल्प ऑफ फ्रांस बोआ एंड हिज pupil and his student Alfred Kroeber, दोनों को जो है वो हमने जो है वो इंटीग्रेट किया। ठीक है, एंड देन आपके पास जो है वो सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी बनती है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी इसका कल ही हमने जो है वो एक डेवलपमेंट देखा था दैट फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टार्टेड एज द बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, फिर उसके बाद इवेंचुअली बटनर जानुश आते हैं। बटनर जानुश जो है वो आगे चल के इसको कहते हैं कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर बेसिकली 3 चीजें आएंगी। पहला इंसान की बायोलॉजिकल स्टडी आएगी, दूसरा इंसान के एवोल्यूशन की स्टडी आएगी, तीसरा इंसान की जो इकोलॉजिकल स्टडी होती है वो आएगी। ठीक है, उसके इकोसिस्टम की स्टडी आएगी। ठीक है, देन उसके बाद रोई आते हैं, ROWIE रोई। ठीक है, तो रोई जो है वो कहते हैं कि आपके पास 2 चीजें होती हैं इसके अंदर मेजरली। ठीक है, पहली चीज है कि इंसान के एवोल्यूशन की स्टडी करते हो, दूसरी चीज है कि इंसान की डाइवर्सिटी कैसे बनी है उस एवोल्यूशन की वजह से, वो आप स्टडी करते हो। ठीक है, एंड इवेंचुअली हमें देखने को मिलता है दैट फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और ज्यादा होलिस्टिक होना शुरू हो जाती है। इसके अंदर हम बायोकल्चरल अप्रोच को जो है वो लेके आते हैं। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी अगेन वी हैड डन कि 1948 से पहले जो पीरियड हुआ करता था आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का, इट वॉज मेजरली डिस्क्रिप्टिव। कौन सी साइट में आपको क्या चीज मिली, कैसे मिला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन चीजों के ऊपर आप बातचीत करते थे। लेकिन आफ्टर 1948 इट बिकेम थ्योरेटिकल एज वेल एज होलिस्टिक। आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ आर्टिफैक्ट्स की बात नहीं करने लगे, आपने धीरे धीरे से जो है वो उन आर्टिफैक्ट्स क्यों मिले हैं, उन आर्टिफैक्ट्स का सिग्निफिकेंस क्या है, वो आर्टिफैक्ट्स आपके सोसाइटी के बारे में, आपके कल्चर के बारे में आपको क्या बताते हैं। ठीक है, पुराना कल्चर कैसा होता होगा, पुराना इंसान जो है वो कैसे रहता होगा, इन चीजों के बारे में जो है वो हमने बात करनी स्टार्ट कर दी। सो इट अगेन 1948 के बाद इट अगेन बिकेम वेरी होलिस्टिक इन नेचर। देन उसके बाद हम आज जो है वो बात करेंगे लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, सो इट इज अ वेरी ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक है जी, भाई चीजें याद आ गई? एंथ्रोपोलॉजी का सिर्फ एक ही रूल है, देयर इज ओनली वन थिंग इन एंथ्रोपोलॉजी जो कि यू आर एक्सपेक्टेड टू डू, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। 2 चीजें हैं,
कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, और जो दूसरी चीज होती है दैट इज रिवीजन। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इट विल बी इन द क्लास, जो हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, और देन उसके बाद बार बार आपको रिवाइज करते रहना है। अगर दोनों चीजों के अंदर एक भी चीज के अंदर जो है वो लैग आता है, तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा सा फ्लॉड होने वाला है, ठीक है। तो एक काम मेरा है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का, आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए, आपको चीजों को समझाया जाए, और दूसरा जो काम है वो आपका है रिवीजन का, ठीक है। आई एम ऑल्सो वर्किंग अपॉन द रिवीजन वर्कबुक्स एक्सेट्रा, कि आपको जो है वो अच्छे तरीके से किस तरह से रिवाइज चीजें जो है वो हम करवा सकें, ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है वो अगेन एक्टिव रीडिंग नहीं करते हैं, एक्टिव एनालिसिस जो है वो चीजों का नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, सो विल स्टार्ट विद द लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। Linguistic anthropology, as a branch of anthropology, it was given by Franz Boas. फ्रांज बोआ एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बेसिकली दो जगह के ऊपर बड़े अहम काम किए हैं। एक उनका बेरिंग स्ट्रेट एक्सपीडिशन बहुत ज्यादा पॉपुलराइज हुआ है। तो बेरिंग स्ट्रेट एक्सपीडिशन क्या था? उन्होंने यूनिवर्सिटी की एक टीम तैयार की जिसके अंदर कुछ उनके जो है वो शिष्य थे, उनके कुछ स्टूडेंट्स थे। उनको जो है वो इन्यूट्स को, एस्कीमोज को स्टडी करने के लिए भेजा था कि एस्कीमोज किस तरह से रहते हैं, इतनी ठंडे क्लाइमेट के अंदर वो किस तरह से सरवाइव कर पाते हैं, और देन उसके बाद जब वो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो उनका एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होता है। उन सारी चीजों को जो है वो उन्होंने स्टडी करने के लिए भेजा। दूसरी जो चीज की उन्होंने, दैट वाज द स्टडी ऑफ द क्वाकतुल इंडियंस। और क्वाकतुल इंडियंस के अंदर स्टडी करने के लिए और उन्होंने पर्टिकुलरली एक सेरेमनी को स्टडी किया क्वाकतुल इंडियंस की, जिसको हम कहते हैं पॉटलैच। पॉटलैच सेरेमनी के अंदर, पॉटलैच सेरेमनी कुछ जैसे हमारे आजकल की शादियां होती हैं वैसी ही सेरेमनी वहां पे होती है। जैसे हम शादियों के अंदर जो है वो भरपूर पकवान बनाते हैं, फिर उसके बाद लोगों को बुलाया जाता है, पास वाले गांव के लोगों को बुलाया जाता है, उनके साथ हम पार्टी करते हैं, ड्रिंक करते हैं, एंड देन उसके बाद जो है वो बाकी जो सामान, बचा खुचा सामान होता है, उसको जो है वो लोगों के अंदर बांट दिया जाता है। उसी तरह से क्वाकतुल इंडियंस के अंदर भी एक सेरेमनी होती है, पॉटलैच सेरेमनी। उस पॉटलैच सेरेमनी के बाद जो है वो देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ वेल्थ ऑल्सो। वो बहुत महंगी महंगी जो है वो तांबे की प्लेट्स या फिर कॉपर की प्लेट्स जो है वो लेके आते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको तोड़ते हैं, पब्लिकली तोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी पंजाब हरियाणा की जो शादियां हैं उसके अंदर जो है वो फायरिंग वगैरह की जाती है। सो अगेन इट इज हाईली इर्रेशनल। और लोगों ने जो है वो इस सेरेमनी के बलबूते के ऊपर ये कहना स्टार्ट कर दिया कि देखिए ये इंसान जो है, ये जो प्रिमिटिव लोग हैं, दे आर हाईली हाईली इर्रेशनल नेचर, ठीक है। तो उनको स्टडी करने के लिए फ्रांज बोआ जो है वो उन कल्चर के अंदर गए कि आखिरकार ऐसा बिहेवियर ये लोग करते क्यों हैं, ठीक है। तो वाइल ही वाज स्टडिंग, अब उन्होंने जवाब क्या दिए वो हम आगे चल के जब क्वाकतुल इंडियंस को करेंगे तभी जो है वो उसकी बात की जाएगी। लेकिन जब वो स्टडी कर रहे थे, चाहे उन्होंने बेरिंग स्ट्रेट को स्टडी करने के लिए बच्चों को भेजा, चाहे वो खुद क्वाकतुल इंडियंस को स्टडी कर रहे थे, उनको एक चीज बहुत खटकी।
कि अगर हमें लैंग्वेज के बारे में पता होता है, अगर आप एक सोसाइटी की लैंग्वेज को जानते हो, तो आप उस एक फिनोमिना को, आप उस एक स्टडी को बड़े अच्छे तरीके से कंडक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको किसी मेजर ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती, किसी बचौलिए की जरूरत नहीं पड़ती, और आप एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुरेंद्र सिंह जोधका है, ही इज राइट नाउ प्रोफेसर इन JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली। सो उनका भी यही मानना था, उन्होंने जो है वो पानीपत के अंदर स्टडी की, तो पानीपत के अंदर जो है वो उन्होंने बताया कि अगर उनको जो है वो हरियाणवी डायलेक्ट्स के बारे में पता होता, तो अगेन ही विल बी एबल टू कैप्चर मोर डेप्थ इन दी सोसाइटी। तो वही चीज जो है वो इन्होंने देखी फ्रांज बोआ ने। तो फ्रांज बोआ ने कहा कि लैंग्वेज को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस लैंग्वेज को सिखाने के लिए बच्चों को उन्होंने लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी की एक ब्रांच जो है वो बना दी। पहले सिर्फ 3 ब्रांचेस हुआ करती थी एंथ्रोपोलॉजी की, ठीक है, फ्रांज बोआ से पहले। दैट वाज दी सोशो कल्चरल, फिजिकल एंड दी आर्कियोलॉजिकल। ओके, फिर उसके बाद एक चौथी ब्रांच फ्रांज बोआ ने खुद बनाई, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। क्योंकि अल्टीमेटली एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हमारा काम क्या है? हमारा काम है एक इंसान को, या फिर एक इंसान की सोसाइटी को, या फिर एक इंसान के कल्चर को अच्छे तरीके से होलिस्टिकली स्टडी करना। ठीक है, सो ये जो है वो हमारा मेजर उद्देश्य है। तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उस पर्पस की पूर्ति के लिए हमने लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के नाम की एक ब्रांच जो है वो बना दी, उसको तैयार करके जो है वो अपने पास रख लिया। ठीक है, सो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ फ्रांज बोआ वी डेवलप्ड दिस ब्रांच। फिर उसके बाद वी सी कि इसका डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से होता है। ठीक है, तो उसी चीज को जो है वो मैंने पेज नंबर 13 देखिए, उसी चीज को जो है वो यहां पे लिखा हुआ है, द हिस्ट्री ऑफ द लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, कि किस तरह से फ्रांज बोआ आते हैं, और फ्रांज बोआ जो है वो एंथ्रोपोलॉजी को 4 फील्ड अप्रोच के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं, यानी कि 4 ब्रांचेस जो है वो देते हैं, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले बिकॉज क्वाकपुल इंडियंस दे वर द अमेरिकन इंडियंस, तो उनको स्टडी करने के लिए जो है वो इस ब्रांच को बनाया गया। स्पेशली ही वाज वेरी पैशनेट अबाउट द सैल्वेज एथनोग्राफी और सैल्वेज एंथ्रोपोलॉजी। सैल्वेज एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जब आप एक पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर जाते हो और उस पर्टिकुलर सोसाइटी के हर एक एस्पेक्ट को स्टडी करते हो, डिस्क्राइब करते हो, दैट इज नोन एज द सैल्वेज एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो एक YouTube के ऊपर फिल्म भी अवेलेबल है, द ननूक्स ऑफ द नॉर्थ। तो द ननूक्स ऑफ द नॉर्थ, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द सैल्वेज एंथ्रोपोलॉजी। दैट इज अ म्यूट फिल्म। ठीक है, उसकी जो है वो आपको आवाज नहीं सुनाई देगी, बट उसके अंदर उन्होंने डॉक्यूमेंट किया हुआ है कि लोग जो ननूक लोग हैं, यानी कि जो एस्किमोज हैं, वो किस तरह से रहते हैं, उनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरह से हमने जब उन लोगों को रिकॉर्ड करना था, तो यहां पे फ्रांज बोआ कहते हैं कि अगर आपको लैंग्वेज आती होती, उनके जो डायलेक्ट्स है वो आते होते, तो क्या ही बात थी। ठीक है, सो इस तरह से आपके पास जो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी है वो बननी शुरू हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद इसी के ऊपर फ्रांज बोआ अपना एक आर्टिकल लिखते हैं ऑन अल्टरनेटिंग साउंड्स। ठीक है, सो अल्टरनेटिंग साउंड्स के अंदर उन्होंने बेसिकली किस तरह से एक एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन जो है वो अमेरिकन इंडियंस,
अपनी चीजों का करते हैं, उसके बारे में जो है वो लिखा। और इसके अंदर फ्रांस बोआ एक और चीज भी जो है वो बताते हैं, वो ये है दैट इफ यू आर एबल टू स्पीक द लैंग्वेज प्रॉपरली, ठीक है, अगर जो है वो आप बहुत अच्छे तरीके से उस एक कल्चर की लैंग्वेज आप बोल पाते हो, आप जो है वो उनके वर्ड्स को प्रोनाउंसिएट कर पाते हो, देन इट इज वेरी इजी टू हैव अ रेपो और हैव अ रैपोर्ट विद द पीपल, ठीक है, बिकॉज लैंग्वेज जो है वो इट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एथनिसिटी। लेट्स से टेक द एग्जांपल, आप अमेरिका के अंदर हो और आप जब अमेरिका के अंदर लोगों से मिलजुल रहे हो तो वहां पे दो तरीके के लोग आपको मिलते हैं। पहले लोग ऐसे, एंड यू आर हिंदी स्पीकिंग, पहले लोग ऐसे जिनको टूटी फूटी हिंदी बोलनी आती है और आपको पता चल रहा है कि इसको हिंदी नहीं बोलनी आती, इसने जो है वो हिंदी थोड़ी बहुत सीखी है इधर उधर से। दूसरा जो है वो बड़ी शुद्ध हिंदी बोल रहा है, बड़े अच्छे तरीके से आपके साथ जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है। कम्युनिकेशन पहले वाला भी कर रहा है, अपने भावनाओं को वो भी व्यक्त कर पा रहा है, बट ऑन द अदर हैंड जो दूसरे वाला है ही इज वेरी प्रोफ्लेंट और ही इज वेरी फ्लुएंट विद द लैंग्वेज। तो अब आप जो है वो किसके साथ इमोशनली अटैच हो गए? विद द सेकेंड पर्सन, ठीक है। तो लैंग्वेज का एक बहुत अहम हिस्सा जो है वो आपकी एथनिसिटी के साथ होता है, आपकी जो भावनाएं हैं उनके साथ होता है, ठीक है। सो इस तरह से उन्होंने उन अल्टरनेटिंग साउंड जो आर्टिकल लिखा उसके अंदर इन चीजों के बारे में जो है वो बात की, लैंग्वेज के एसोसिएशन के बारे में बात की कि लैंग्वेज क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और बिकॉज ऑफ दिस हर यूनिवर्सिटी के अंदर जहां जहां पे एंथ्रोपोलॉजी की डिग्री मिलती थी वहां वहां पे आपको जो है वो लैंग्वेज के मॉड्यूल्स जो है वो मिलने स्टार्ट हो गए, ठीक है। लैंग्वेज की ट्रेनिंग जो है वो मिलनी स्टार्ट हो गई। देन उसके बाद बात आती है, इनके ही एक और शिष्य होते हैं, नाम है एडवर्ड सापीर। एडवर्ड सापीर अगेन अमेरिकन इंडियंस के अंदर काम करते हैं, ठीक है। तो अमेरिकन तो अमेरिकन इंडियंस के अंदर जो है वो बेसिकली उन्होंने जब काम किया तो उन्होंने दिखाया कि किस तरह से जो है वो अमेरिकन इंडियन की जो लैंग्वेज है इट इज वे डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश, ठीक है। पहले जो है वो वी थॉट कि आपके पास कुछ चीजें जो है वो यूनिवर्सल होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी थॉट कि जो टाइम फ्रेम्स हैं दे आर यूनिवर्सल इन नेचर, टाइम फ्रेम्स विल बी यूनिवर्सल इन नेचर। जैसे हर लैंग्वेज के अंदर हमारा ये मानना था कि आपके पास जो है वो देयर विल बी अ पास्ट, देयर विल बी अ प्रेजेंट एंड देयर विल बी अ फ्यूचर, तीन चीजें हर एक के अंदर जो है वो होंगी ही होंगी। लेकिन एडवर्ड सापीर ने इस चीज को दिखाया कि जो अमेरिकन इंडियंस हैं उनके अंदर देयर आर ओनली टू कैटेगरीज ऑफ टाइम, वन इज नियर देम, अदर इज अवे फ्रॉम देम, ठीक है। एक जो है वो आपके पास प्रत्यक्ष है, दूसरा जो है जो प्रत्यक्ष नहीं है। सिर्फ दो तरह के जो है वो उनके पास टाइम फ्रेम्स है, ठीक है। तो उनका जो एक चाल चलन है, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो सोचने का तरीका है दैट इज वे डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव, ठीक है। सिमिलरली आगे चल के एडवर्ड सापीर के बच्चों ने
अमेजोनियन इंडियंस के अंदर, जो नीचे जो आपके पास ट्राइब्स थी, अमेजोन के अंदर ट्राइब्स थी, उनके अंदर काम करके दिखाया। और वहां पे काम करके ये पता चला दैट जैसे हर एक लैंग्वेज के अंदर हमने ये माना था कि गिनती होगी, 1 2 3 4 5 6 होगा, तो वहां पे गिनती ही नहीं है। ठीक है, हर एक लैंग्वेज के अंदर होती है ना, गिनती होती है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 गिनती है। ठीक है, तो हर एक लैंग्वेज के अंदर इस तरह से चीजें होती है, न्यूमेरिसिटी होती है, उनके अंदर न्यूमेरिसिटी ही नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद इन्होंने एक और चीज दिखाई, दी क्लासिफिकेशन ऑफ स्नो। हमारे लिए स्नो जो है वो बेसिकली क्या है, एक स्नो जो है वो पड़ी हुई है, एक आइस है जो पड़ी हुई है, और एक जो है वो आपके पास स्नोफॉल है जो गिर रही है। बस ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी हमने जो है वो चीजों को कैटेगराइज कर दिया। बट ये लोग जो है वो स्नो को काफी तरीके से कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, स्नो बहुत तेजी से गिर रही है, इट विल बी कॉल्ड अनदर थिंग। स्नो जो है वो आपके पास सीधा गिर रही है, इट विल बी कॉल्ड अनदर थिंग। स्नो अगर टिल्ट होके गिर रही है, इट विल बी कॉल्ड अनदर थिंग। ठीक है, तो बेसिकली अगेन आपके पास एक पर्टिकुलर नाउन की बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द कल्चर। तो इससे हमें यह चीज तय हो गई कि आपके पास कल्चर की वजह से लैंग्वेज और लैंग्वेज की वजह से जो कल्चर है, दोनों चीजें चेंज होती रहती है। कोई भी चीज लैंग्वेज के अंदर या फिर कोई भी चीज जो है वो दुनिया के अंदर, इट कांट बी यूनिवर्सल। ठीक है, ये यूनिवर्सल नहीं हो सकती है। अब यूनिवर्सल ना होने का जो उन्होंने कारण बताया वो ये था कि आपके पास, एडवर्ड सापीर ने बताया कि आपके पास जो है वो एक लैंग्वेज का जो आपके पास ओरिजिन हुआ है लैंग्वेज का, वो काफी सारी जगहों से हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पास एक जगह से लैंग्वेज बनी और वही लैंग्वेज जो है वो सब लोग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ। रादर जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह से ओरिजिनेट हुई है और वहां से जो है वो अलग अलग एरियाज के अंदर जो है वो फैली है। ठीक है, तो इस तरह से ही कंस्ट्रक्टेड, और आपके पास जो है वो एक जो लिंग्विस्टिक फैमिलीज हैं, उन 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 चीजों को जो है वो इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो एथबैस्कन लैंग्वेज को जो है वो कंस्ट्रक्ट किया, जरूरत नहीं है उस चीज की। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी है वो बनी है। ठीक है, सो विद द हेल्प, primarily with the help of two major scholars, the first one it is the Franz Boas and the second one it is the Edward Sapir। ठीक है, बस दो मेजर है इनके। फिर उसके बाद बात आती है दैट व्हाट इज द स्कोप, कि लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के नीचे हम करते ही क्या है। सो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर पहले हम ब्रांचेस के ऊपर आइए आप, पेज नंबर 15 के ऊपर। देन उसके बाद जो है वो किस तरह से स्कोप वाइडन अप हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उस चीज के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 ब्रांचेस। ठीक है, 7 ब्रांचेस के अंदर इसको डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले बात आती है एथनोलिंग्विस्टिक्स की। एथनोलिंग्विस्टिक्स, एथनोलिंग्विस्टिक्स it is made up of two words. One is ethnicity, the second is language or linguistics.
बेसिकली यहां पे हम ये डिस्कस करते हैं कि कल्चर के चेंज होने से लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से चेंज हो जाता है, दैट इज द एथनोलिंग्विस्टिक्स। ठीक है, कि कल्चर के चेंज होने से लैंग्वेज किस तरह से चेंज होगा। तो बेसिकली आपके पास जिस तरह, फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ द इन्यूट लैंग्वेज। तो इन्यूट लैंग्वेज, आपकी इंग्लिश और इन्यूट लैंग्वेज के अंदर अगर हम कंपैरिजन करें, तो इसीलिए जो है वो ऊपर लिखा है हमने, जब आप व्हेन यू विल स्टडी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी, कि फ्रांज बोआ का जो प्राइमरी मेथड रहा था दैट वाज द कंपैरेटिव मेथड। तो बेसिकली इंग्लिश के अंदर उन्होंने देखा कि आपके पास जो है वो स्नो की जो कैटेगरीज बनाई जाती हैं दैट इज ओनली ऑन द मूवमेंट, सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट के ऊपर बनाई जाती है। मूवमेंट की क्या वो पड़ी हुई है या फिर वो मूव कर रही है। अगर वो पड़ी हुई है द स्नो विल बी कॉल्ड स्नो, और इट अगर वो रिजिड हो जाएगी इट विल बी कॉल्ड आइस, बस दैट इज इट। ठीक है, जैसे ही आपके पास वो मूव करना स्टार्ट करेगी इट विल बी कॉल्ड स्नोफॉल। स्नोफॉल के अंदर वो सीधा भी गिर सकती है, वो जो है वो तिरछा भी गिर सकती है। बट ऑन द अदर हैंड आपके पास जैसे ही आप इन्यूट्स के अंदर जाते हो, आप जो है वो यू वेंट टू द पोल्स, तो पोल्स के अंदर जो लैंग्वेज कैटेगरी है स्नो की वो चेंज हो जाती है। सो आपके पास जैसे ही आप इन्यूट्स के अंदर जाएंगे, तो इन्यूट्स के अंदर जो स्नो अगर वर्टिकली गिर रही है उसको डिफरेंट कहा जाएगा, अगर तिरछी गिर रही है उसको डिफरेंट कहा जाएगा, अगर उसकी स्पीड ज्यादा है और तिरछी गिर रही है उसको जो है वो डिफरेंट कहा जाएगा। सो आपके पास जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीड जो कैटेगरी है वो स्नो की ज्यादा रहेगी। सिमिलरली इन द एथनोलिंग्विस्टिक्स आल्सो वी सी इन दी हनुनो इंडियंस। हनुनो इंडियंस कहां पे रहते हैं? फिलीपींस के अंदर। तो फिलीपींस के एक हनुनो ट्राइब है जिनको हम हनुनो ट्राइब या हनुनो कई बार इंडियंस भी लिखा जाता है। तो उनके अंदर यह देखा गया कि जो ग्रीन कलर है उसकी फर्दर कैटेगरीज होती है। हमारे पास जो है वो ग्रीन कलर को ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लाइटनेस कैटेगराइज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ग्रीन आया तो मैं कहूंगा दिस इज द डार्क ग्रीन, दिस इज द लाइट ग्रीन, बस। बट उनके अंदर ग्रीन ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर भी कैटेगराइज किया जाता है। अगर ग्रीन जो है वो आपने प्लेन सरफेस के ऊपर किया है दैट विल बी कॉल्ड समथिंग एल्स। अगर ग्रीन को आपने जो है वो खुरदड़े एक रफ सरफेस के ऊपर किया है दैट विल बी कॉल्ड अनदर थिंग। सिमिलरली ग्रीन को मॉइस्चर के हिसाब से भी डिवाइड किया जाता है। अगर ग्रीन और थोड़ा सा जो है वो उसके ऊपर मॉइस्चर है तो उसको कुछ और तरीके से कैटेगराइज किया जाएगा। ठीक है, तो हनुनो की जो ग्रीन की कैटेगराइजेशन है, जो ग्रीन का नॉमेनक्लेचर है, दैट इज वे डिफरेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आपकी कल्चर चेंज करती रहती है तो कल्चर के चेंज होने से आपकी जो लिंग्विस्टिक कैटेगरीज हैं वो भी चेंज करती है। ठीक है, आपका जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है वो भी चेंज करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगेन इन सम अमेरिकन इंडियन ट्राइब्स आपके पास 3 तरह के काल नहीं हैं। आपके पास 3 तरह के काल हैं। ठीक है, यू हैव पास्ट, यू हैव प्रेजेंट, यू हैव फ्यूचर। लेकिन उनके पास ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास सिर्फ 2 काल हैं, एक जो प्रत्यक्ष है, दूसरा जो प्रत्यक्ष नहीं है। ठीक है, सो इस तरह से आपकी जो लैंग्वेज की स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू फ्रांज बोआ एंड अकॉर्डिंग टू हिज स्टूडेंट्स, वो पूरी तरह से एथनिसिटी के ऊपर, यानी कि आपके पास जो कल्चर है उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, सो इस चीज को स्टडी करने के लिए आपके पास एथनोलिंग्विस्टिक नामक ब्रांच जो है वो बन जाती है। ओके, देन
जो अगली ब्रांच आती है, समझ में आ रही है ना? अगर कोई भी डाउट आता है भाई, यू कैन आस्क इन द क्लास, बीच में भी आप पूछ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसमें भी। ठीक है। द नेक्स्ट ब्रांच इट इज द सोशो लिंग्विस्टिक्स। सोशल लिंग्विस्टिक्स को इंटरनेशनली जो एक रिकॉग्निशन दी है, दैट इज बाय द स्कॉलर्स लाइक हाइम्स एंड गुम्प्रेस। ठीक है, दो स्कॉलर्स की वजह से इनको, इसको सोशल लिंग्विस्टिक्स को जो है वो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर रिकॉग्निशन मिली। सोशियोलॉजी के अंदर तो खैर रिकॉग्निशन थी इनकी। सो बेसिकली इनका काम अमेरिका के अंदर है, तो शायद आपको इतना ज्यादा फैबुलस ना लगे, बट एक काम जो है वो सोशल लिंग्विस्टिक्स के ऊपर ही इरावती कार्वे ने इंडिया के अंदर किया है। इरावती कार्वे कहती हैं कि जैसे जैसे आप नॉर्थ इंडिया के अंदर बढ़ते हो साउथ इंडिया से, तो ऑन द बेसिस ऑफ एज लोग जो है वो अपनी लैंग्वेज को चेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अपने से अगर छोटे को बुलाना है आपने, तो आप उनका नाम लेके बुलाओगे। अगर आपने अपने से बड़े को बुलाना है, कोई रिस्पेक्टेड पर्सन को बुलाना है, तो आप जो है वो उसका नाम नहीं लोगे, रादर आप जो है वो उसको ताऊ जी, चाचा जी, मामा जी करके बुलाओगे। चाहे वो आपका सगा मामा ना भी हो, चाहे वो आपका चाचा ना भी हो, लेकिन आप गुरेज करोगे कि आप उसको नाम से जो है वो ना बुलाएं। अगर नाम से बुलाना पड़ भी गया, तो आप उसके नाम के पीछे जो है वो साहब या फिर जी लगाएंगे। इस तरह से अब देखिए, नाम तो हर किसी का है, ठीक है, नाम आपका भी है, नाम मेरा भी है, बट ऑन द अदर हैंड आप किसी का नाम लेने में गुरेज करते हो, किसी को जो है वो जानबूझ के आप जो है छोटे नाम से भी बुलाते हो। दिस इज द एग्जाम्पल और द कंसेप्ट ऑफ द सोशो लिंग्विस्टिक्स, कि आपके पास जो है वो सोसाइटी चेंज करने से या फिर सोशल ग्रुप चेंज करने से, सोशल सेटिंग चेंज करने से किस तरह से जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है लैंग्वेज सोशलाइजेशन। लैंग्वेज सोशलाइजेशन अगेन इट वाज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ सोशोलॉजी, लेकिन विद द हेल्प ऑफ शिफिन ये जो है वो एंथ्रोपोलॉजी का हिस्सा जो है वो बना। व्हाट इज सोशलाइजेशन, कोई बता सकता है मुझे? Interaction with society. Socialization is basically how you understand the mannerism in due to a cultural institution. मैनरिज्म क्या होता है कि किस तरह से बोलना है, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से आपको जो है वो अपनी बॉडी लैंग्वेज बनानी है, किस तरह से आप कॉन्फिडेंट दिख सकते हो, हाथ धोने हैं खाने के बाद, खाने से पहले हाथ धोने हैं। सो दीज मैनरिज्म्स, दे आर नॉट ओनली अबाउट योर हेल्थ, बट दे आर ऑल्सो अबाउट योर क्लास। ठीक है, मुंह बंद करके खाना खाइए, अब मुंह खोल के भी अगर खाना खा लेंगे तो क्या ही डिसीज होने वाला है आपको। बट ऑन द अदर हैंड मैनरिज्म टेल्स यू अबाउट योर क्लास।
ठीक है, अबाउट हाउ टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर कास्ट और इन अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप और इन अ पर्टिकुलर क्लास। ठीक है, तो लैंग्वेज सोशलाइजेशन के अंदर हम बेसिकली जो है वो इस चीज को स्टडी करते हैं कि किस तरह से लैंग्वेज जो है आपके सोशलाइजेशन के अंदर काम आती है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जब आप जो है वो बच्चों के साथ बात कर रहे होते हैं तो यू टेंड टू यूज सर्टन वर्ड्स जो कि आप जनरली जो है वो यूज नहीं करते हो। ठीक है, और आप कई बार जो है वो बच्चों के साथ काफी पोलाइट होते हो, कई बार जो है वो आप बच्चों के साथ काफी ज्यादा जो है वो कई बार रूडली भी पेश आते हो, उनको जो है वो विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज उनको पनिश भी करते हो। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ द लैंग्वेज सोशलाइजेशन, कि किस तरह से लैंग्वेज को यूटिलाइज किया जाता है फॉर यूर सोशलाइजेशन पर्पसेस। ठीक है, और फिर जो है वो आप उसी जो लैंग्वेज आपको घर में सुनने को मिलती है, आप जो है वो उसी लैंग्वेज के ऊपर लोगों के साथ जो है वो बातचीत करते हो, लोगों के साथ जो है वो फ्रेंडशिप करते हो। ठीक है, एंड इवेंचुअली यू गेट अटैच्ड, इमोशनली अटैच्ड विद द लैंग्वेज। तो इस चीज को जो है वो हम लैंग्वेज सोशलाइजेशन के अंदर स्टडी करते हैं। देन उसके बाद जो अगली ब्रांच आती है दैट इज द pragmatics or the performance and pragmatics। ठीक है, सो इसको जो है वो रिचर्ड बाउमैन ने सब्सटेंशिएट या फिर इस्टेब्लिश करके दिखाया था। और बेसिकली इसके अंदर हम ये चीज स्टडी करते हैं कि किस तरह से लैंग्वेज को जो है वो सोशल इंटरेक्शंस के अंदर स्टडी किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल और लैंग्वेज अलग अलग तरीके से फॉर्म्स जो है वो किस तरह से लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल आज से कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के अंदर एक चीज चल रही थी कि शायद जो है वो जो जो आपके पास योगी जी हैं उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, बट इवेंचुअली उन्होंने एक पोस्ट डाला, पोस्ट के अंदर जो है वो मोदी और योगी जो दोनों जो थे वो आपके पास एक जगह के ऊपर चलते नजर आ रहे थे और काफी जो है वो दोनों इकट्ठे चल रहे थे और नीचे लिखा हुआ था कि अभी बहुत आगे तक जाना है। ठीक है, तो बेसिकली नाउ दिस पोस्ट इट वाज अ मैसेज। ठीक है, अब उन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं दी कि उनके अंदर बात क्या हुई है या फिर सब कुछ सही है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन्होंने विद द हेल्प ऑफ अ पिक्चर, विद द हेल्प ऑफ अ ट्विटर पोस्ट सब लोगों को बता दिया दैट मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं, मेरी जो है वो मोदी जी से बात हो चुकी है। ठीक है, सो दैट इज नोन एज प्रैग्मेटिक्स। आप जैसे ही डिप्लोमैट्स को देखते हो तो डिप्लोमैट्स जो है वो आप अगेन कई बार जो है वो आप मिलेंगे कि एक दूसरे के साथ जो है वो गले मिलके पेश आते हैं, कई जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाथ मिलाते हैं, कई बड़ी ही फॉर्मल सेटिंग्स के अंदर जो है वो एक दूसरे के साथ पेश आएंगे। ठीक है, तो इट टेल्स यू मोर अबाउट, अब गले मिलने का मतलब ये थोड़ी है कि सामने वाला सगा संबंधी है, बट इट इज अ मैसेज, इट इज अ मैसेज टू द वर्ल्ड मीडिया, इट इज द मैसेज टू द वर्ल्ड कि हमारे जो रिश्ते हैं वो इतने अच्छे हैं। प्रैग्मेटिक्स के अंदर हम बेसिकली इन्हीं परफॉर्मेंसेस को स्टडी करते हैं कि किस तरह से आपका जो एक बॉडी बिहेवियर है वो लोगों को मैसेज देता है, वो एक लैंग्वेज का केंद्र बनता है। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है लैंग्वेज आइडियोलॉजीज की। ठीक है, लैंग्वेज आइडियोलॉजीज के अंदर अच्छा अगर कुछ ना समझ में आए तो भाई पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
ठीक है। सो लैंग्वेज आइडियोलॉजीज के अंदर हम बेसिकली बिलीव्स और एटीट्यूड्स को स्टडी करते हैं, जो कि एक लैंग्वेज के अंदर आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, और हम इस चीज को बेसिकली देखते हैं कि किस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर जो है यू हैव अ कास्ट, और इसका जो है वो एक थोड़ा सा और अच्छा इंडियन एग्जांपल हम देते हैं। इन इंडिया यू हैव पैट्रियार्की, पितृसत्ता है। ठीक है, अब एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जिन्होंने अगेन लिंग्विस्टिक आइडियोलॉजीज के ऊपर इंडिया में काम किया है, नाम है लीला दुबे। तो लीला दुबे का बेसिकली मानना है दैट इट इज द रिचुअल्स, इट इज द लैंग्वेज जो हम डेली यूज करते हैं, जिस वजह से ये पैट्रियार्की की प्रॉब्लम जो है वो आगे परपेचुएट कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड्स का जो है वो हमें एग्जाम्पल भी दिया है अपने वर्क्स के अंदर। जैसे लड़की जैसे ही उसकी परवरिश वो बड़ी होती है तो अक्सर जो है वो बार बार लड़की को सुनाया जाता है कि तुम तो पराया धन हो। ठीक है, तो यहां पे लीला दुबे कहती हैं कि अब बेसिकली इस वर्ड ने या फिर इस आइडम ने क्या किया है कि लड़की के दिमाग के अंदर एक चीज बैठा दी है दैट शी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अनदर पर्सन। ठीक है, लड़कियां तो बेगानी होती हैं। तो अगेन इस चीज को हमने परपेचुएट किया विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। सिमिलरली उन्होंने बहुत सारे ऐसे जो है वो पूजा के अंदर यूज करने वाले, रिचुअल्स के अंदर यूज करने वाले वर्ड्स को जो है वो उन्होंने बताया है कि किस तरह से लड़कियों को हमेशा जो है वो ये बताया जाता है दैट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द हाउस होल्ड, और वो जो है वो किसी पराये मर्द की या फिर अपने जो घर परिवार है उसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको बर्डन की तरह पेश किया जाता है। और अकॉर्डिंग टू लीला दुबे यही जो एक लैंग्वेज का एस्पेक्ट है वो एक आइडियोलॉजी को बढ़ावा देता है। ठीक है, सिमिलरली हम कास्ट आइडियोलॉजी की बात करें तो एक जाति विशेष को एक नाम से बुलाना और उस नाम को गाली की तरह यूज करना हमारे घरों के अंदर जो है वो काफी आम चीज है। खास करके अगर जो है वो द्विज वर्ण में आप इंडिया में पैदा होते हैं तो वहां पे काफी आम चीज रहती है, जिस वजह से अगेन लैंग्वेज जो है वो एक आइडियोलॉजी को या फिर एक सोशल स्ट्रक्चर को आगे परपेचुएट करती है। लिंग्विस्टिक आइडियोलॉजी के अंदर हम इन चीजों को स्टडी करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद मल्टीलिंग्विस्टिकिज्म। मल्टीलिंग्विस्टिक सो अगेन मल्टीलिंग्विज्म। सो मल्टीलिंग्विज्म के अंदर हम बेसिकली ये डिस्कस करते हैं कि किस तरह से एक मल्टीलिंग्विस्टिक सेटिंग्स के अंदर द्विज वर्ण का मतलब होता है कि जो ट्वाइस बॉर्न है। ठीक है, इंडियन कास्ट सिस्टम के अंदर 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र है। इनको जो है वो ट्वाइस बॉर्न द्विज माना जाता है। ठीक है, तो ये जो वर्ण है ये द्विज वर्ण होते हैं। ओके, चलिए। सो मल्टीलिंग्विज्म एंड द लैंग्वेज कंटेक्स्ट। ठीक है, मल्टीलिंग्विज्म के अंदर हम बेसिकली ये स्टडी करते हैं कि किस तरह से मल्टीलिंग्विस्टिक सेटिंग्स के अंदर एक इंसान जो है वो अलग अलग लैंग्वेजेस को यूज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ये लेक्चर। अब इस लेक्चर के अंदर आई एम यूजिंग बोथ द लैंग्वेजेस, आई एम यूजिंग इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ठीक है, तो जैसे ही मैं प्रोसीड करता हूं आई कोड स्विच। कोड स्विच का मतलब क्या है कि मेरा सेंटेंस आधा जो है वो अंग्रेजी के अंदर है, आधा सेंटेंस जो है वो हिंदी के अंदर है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कोड स्विचिंग।
और कोड स्विचिंग किस तरह से की जाती है वो आपके सोशल रिलेशनशिप्स को बताती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो है वो अगेन हियर आई हैव गिवन दी कीथ हिल्स एग्जांपल। ठीक है, कीथ हिल, ठीक है, उन्होंने काम किया था स्पेनिश लोगों के अंदर। अब अगर आप स्पेन के अंदर जाएंगे और आप उसके आसपास के इलाकों के अंदर जाएंगे तो आपको काफी सारी लैंग्वेजेस जो है वो दिखाई देंगी। ठीक है, स्पेन के अंदर स्पेनिश लोग भी हैं बिकॉज पास वाला जो कंट्री है पोर्चुगल, उसका बाउंड्री जो है इट इज वेरी पोरस, लोग जो है वो आते जाते रहते हैं। लेकिन जो पोर्चुगल की इकोनॉमी है वो थोड़ी सी डामाडोल है और लोग जो है वो वहां से जो आते हैं तो वो अक्सर जो है वो स्पेनिश सीखते हैं। तो बेसिकली ये देखा जाता है दैट वो लोग जो पोर्चुगल से आते हैं स्पेन के अंदर, वो जब अपने किसी मित्र के साथ बात कर रहे होंगे, अपने किसी फ्रेंड के साथ बात कर रहे होंगे, तो वो आधा सेंटेंस अपनी नेटिव लैंग्वेज के अंदर बोलेंगे, आधा सेंटेंस जो है वो अपने जो स्पेनिश टंग है उसके अंदर बोलेंगे। बट वेन अ स्पेनिश पर्सन विल टॉक टू द पोर्चुगल वंस, या फिर किसी और अल्बेनियन लोगों से जो है वो बात करेगा, तो वो प्रॉपर स्पेनिश के अंदर ही बात करेगा, वो कोड स्विचिंग को यूज नहीं करता है। तो ये बेसिकली हमें ये बताती है कि किस तरह से एक मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी के अंदर लोग अपनी एथनिसिटी को, अपनी भावनाओं को जो है वो बना के रखते हैं। ठीक है, गॉट द पॉइंट? बिकॉज स्पेनिश दे आर मोर असर्टिव, दे टेक मोर प्राइड इन देयर कल्चर, तो वो अपनी लैंग्वेज नहीं बदलते। बट ऑन द अदर हैंड बिकॉज जो बाहर से पोर्चुगल आते हैं या फिर अल्बेनियन लोग आते हैं या फिर किसी और जगह से लोग आते हैं, वो दे बेसिकली वांट टू एलिवेट देयर सोशल स्टेटस। तो कीथ हिल कहते हैं तो इसलिए जो है वो एक कोड स्विचिंग यूज की जाती है कि चीजें जो है वो समझ भी आ जाएं और उसके साथ साथ जो है वो अपनी लैंग्वेज को भी वो ना भूलें। ठीक है, दिस इज नोन एज द मल्टी लिंग्विस्टिक और मल्टीलिंग्विज्म। देन उसके बाद बात आती है द पोलाइटनेस एंड पावर। ठीक है, इसको जो है वो कई बार हम जेंडर लिंग्विस्टिक्स के साथ जो है भी यूज करते हैं, या फिर इसको मैंने सिंपल पोलाइटनेस एंड पावर के साथ जो है वो लिखा हुआ है। सो स्टीफन लेविंसन का काम आता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एनआरआईज कैचिंग द एक्सेंट, एग्जैक्टली, दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द मल्टीलिंग्विस्टिक्स। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है दी पोलाइटनेस एंड पावर। पोलाइटनेस एंड पावर के अंदर जो है वो अगेन पेनलोप ब्राउन और पेनलोपी ब्राउन एंड स्टीवन लेविंसन का काम आता है। उन्होंने बताया कि लैंग्वेज इट इज अ टूल टू असर्ट पावर। किसके ऊपर दबदबा बनाना है तो वो भी लैंग्वेज से बनता है, किसी के ऊपर जो है वो आपको पोलाइटनेस बतानी है, अगर आपको पोलाइट रहना है तो वो भी जो है वो लैंग्वेज के साथ ही बनता है। इसका जो हिंदी के अंदर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है आप और तुम। अगर किसी के आपने डोमिनेंस जाहिर करनी है तो आप जो है वो बहुत बार तुम वर्ड जो है वो यूज करते हो, नहीं तो अगर आप पोलाइट रहना चाहते हो तो जी, आप, ये सारी चीजों को जो है वो आप यूज करते हो। ठीक है, सिमिलरली जैसे ही आप इंडोनेशिया के अंदर जाते हो तो वहां पे आई का यूज किया जाता है, या फिर आप जो है जापान के अंदर जाते हो तो वहां पे जो है वो अगेन आई या फिर ई आई का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट से आप यू वॉन्ट टू ड्रिंक दी वाटर, तो अगर एक मर्द बहुत असर्टिव होके जो है वो वाटर मांगना चाहता है तो वो कुछ जो है वो आई और ई जो है, जो ये वॉवल्स हैं, उनको वो यूज नहीं करेगा। बट अगर ही वॉन्ट्स टू बी वेरी पोलाइट विद यू तो वो उस वर्ड के पीछे, उस नाउन के पीछे जो है वो आई और ई को जो है वो यूज करेगा।
तो इससे जो है वो ये पता चलता है कि कैसे लैंग्वेज इट इज अ मीडियम टू असर्ट पावर एज वेल एज द पोलाइटनेस। ठीक है, सो इन चीजों को हम यहां पे एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, खास करके लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, सो अब दो तीन चीजें जो हैं वो क्लियर हुई हैं। पहली जो चीज है वो ये क्लियर हुई है दैट लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी ये दो चीजों के इंटरफेस को स्टडी करती है, कल्चर और लैंग्वेज। दो चीजों का जो इंटरफेस है उसको लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी जो है वो स्टडी करेगी। ठीक है, कल्चर के अंदर आपके पास एथनिसिटी भी आ जाती है, तो उसके लिए एथनोलिंग्विस्टिक्स है। आपके पास जो है वो पावर रिजर्शन आ जाता है, उसके लिए पावर एंड पोलाइटनेस है। आपके पास स्टेटस रोल्स आ जाते हैं, उसके लिए जो है वो आइडोलिंग्विस्टिक्स है और लिंग्विस्टिक आइडियोलॉजी है, कुछ भी इस तरह से जो हमने ब्रांच की है। ठीक है, सो बेसिकली एक चीज साफ है, दैट इज कि आपके पास जो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी है इट इज डीलिंग विद द इंटरफेस ऑफ द कल्चर एंड लैंग्वेज। ठीक है, दोनों के संबंध के साथ ये डिस्कस करे, दोनों के संबंध को ये डिस्कस करती है। तो इट डज नॉट बिलोंग टू हिस्ट्री, और ये जो है वो प्री हिस्ट्री को बिलोंग नहीं करती। ठीक है, तो ये जो है वो आज की सिंक्रोनिक स्टडीज के ऊपर डिस्कस करेगी, सिंक्रोनिक स्टडीज को जो है वो डिस्कस करेगी। ठीक है, कईयों ने जो है वो यहां पे इसके अंदर ही लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर ही जो है वो बेसिकली बात स्टार्ट की थी कि जो लैंग्वेज के एवोल्यूशन को भी जो है वो स्टडी किया जाएगा, हाउ द लैंग्वेज इट हैज इवॉल्व्ड। ठीक है, तो अगेन जो सबसे बड़े एग्जाम्पल थे इसका दैट वाज डॉक्टर सापीर, तो अगेन करने की जरूरत नहीं है। हम लिंग्विस्टिक्स के अंदर ग्लूटोक्रोनोलॉजी को अच्छे तरीके से करेंगे, तो वहीं पे जो है वो इसको डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद किस तरह से इसका हाउ इट द स्कोप हैज वाइडेंड, ये भी जो है वो हमने नीचे ब्रांचेस के अंदर ही किया है। इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सो आर लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी इट इज ओवर। अच्छा, कोई डाउट है तो भाई पूछो। एनीबडी हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, हाँ या ना? फिर उसके बाद अगला चैप्टर शुरू करते हैं, दैट इज द रिलेशनशिप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी विद अदर डिसिप्लिन्स। ठीक है, चलिए। सो द रिलेशनशिप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी विद अदर डिसिप्लिन्स, जो पहली चीज आती है, अगेन आप जब आप सिलेबस देखते हैं, सो एंथ्रोपोलॉजी को in your syllabus, anthropology, it is somewhere between the humanities
एंड साइंसेस। ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमैनिटीज एंड साइंस? क्या डिफरेंस है भाई? ह्यूमैनिटीज इट डील्स विद द डिस्क्रिप्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको घूमना फिरना पसंद है, तो आपने जो है वो अपनी डायरी लिखनी शुरू कर दी। रोज आपने क्या खाया, आपको किस तरह से फील हुआ, आपसे किसने झगड़ा किया, आपका साथी को चोट लग गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपने उस डायरी को जो है वो लिखना स्टार्ट कर दिया। फिर आपने देखा कि वो डायरी बड़ी अच्छी बन गई है। आप कुछ फोटोग्राफ्स लेते रहते हो, वो फोटोग्राफ्स बहुत अच्छी निकल के आई। आपने वीडियोस कुछ ली, वो वीडियोस काफी अच्छी निकल के आई। देन यू हैव डिसाइडेड कि मैं अपना जो है वो किसी बहुत अच्छे नाम से इसको पब्लिश करवा देता हूं। ठीक है। नाउ दैट विल बी कैटेगराइज्ड एज द ह्यूमैनिटीज, एज द वर्क ऑफ ह्यूमैनिटीज। That will be written in the style of a traveler, in the style of a travelogue or in a style of a novel. उसके अंदर कुछ पोइम्स भी आपने लिखी होंगी, आपने अपने विचारों के बारे में बात की होगी। ठीक है। सो वो सारी चीजें जो है वो ह्यूमैनिटीज के अंदर आ जाती है। आपने कोई थ्योरी नहीं दी, कोई थ्योरी नहीं दी आपने। ठीक है। ना ही आपने कोई थ्योरी की बात की। ओके। सो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर ये काम भी होता है। एंथ्रोपोलॉजी के अंदर बेसिकली एक एथनोग्राफर जब एक स्टडी कर रहा होता है, तो उसके पास भी इसी तरह से एक डायरी होती है। वो अपने इमोशंस को लिखता है। ही इज हाईली रिफ्लेक्सिव, ही इज हाईली ऑब्जर्वेंट, कि उसने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की हैं, उन सारी चीजों को वो बहुत अच्छे तरीके से एक एक करके जो है वो अपनी डायरी के अंदर लिखता है। फिर उसके बाद उसी डायरी से जो मीनिंगफुल चीजें होती हैं उसको निकाल के वो अपनी किताब जो है वो छपवाता है। ठीक है। दैट इज हाउ द एंथ्रोपोलॉजी इट बिकम्स द ब्रांच ऑफ ह्यूमैनिटीज ऑल्सो। ठीक है। वो ह्यूमैनिटीज से भी जो है वो बहुत सारी चीजें लेती है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमैनिटीज का एक पार्ट होती है हिस्ट्री। एंथ्रोपोलॉजी ने हिस्ट्री से बहुत कुछ लिया है। जब हमारा पहला लेक्चर था तो उसके अंदर मैंने सबसे पहले यही बात की थी कि एंथ्रोपोलॉजी इज अ सो यंग डिसिप्लिन कि इट बेयरली क्वालिफाइज एज अ डिसिप्लिन। ठीक है। तो इतना 1950s के बाद जो है वो ये कहीं शेप लेना इसने शुरू किया है। इट इज सो यंग। और जब यंग डिसिप्लिन्स होते हैं तो यंग डिसिप्लिन्स बेसिकली दे डिफाइन एंड रीडिफाइन देमसेल्व्स अगेन एंड अगेन। और उसी तरह से और यंग डिसिप्लिन्स की एक और खासियत होती है कि ये अलग अलग डिसिप्लिन से चीजों को लेते रहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल द पोस्ट मॉडर्निस्ट थॉट, ये जो है वो एंथ्रोपोलॉजी ने हिस्ट्री से लिया है। ठीक है। द एस्पेक्ट ऑफ आर्कियोलॉजी, ये हिस्ट्री से लिया है। द एस्पेक्ट ऑफ प्री हिस्ट्री, ये हिस्ट्री से लिया है। और बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो इसने हिस्ट्री से लिए। किस तरह से चीजों को डिस्क्रिप्टिवली लिखना है, किस तरह से आर्टिफैक्ट्स को लिखना है, वो सारी चीजें एंथ्रोपोलॉजी जो है वो हिस्ट्री से लेती है। ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म का मतलब क्या है कि आप जो है वो कोई थ्योरी नहीं बनाओगे। ठीक है। पहले जो है जो एक साइंटिस्ट हैं वो थ्योरी बनाने की कोशिश करते थे। ठीक है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म बेसिकली कहता है कि जैसे एक ट्रैवलर अपना ट्रैवलॉग लिखता है, वैसे जो है वो आप एथनोग्राफी वगैरह लिखोगे। सो अगेन आपके पास जो है वो दिस इज द थॉट प्रोसेस ऑफ इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम हिस्ट्री। कैसे शुरू हुआ वो हम आगे चल के करेंगे। ठीक है। सो एंथ्रोपोलॉजी इट हैज टेकन दोज थॉट प्रोसेसेस फ्रॉम हिस्ट्री। ठीक है। सिमिलरली एंथ्रोपोलॉजी समटाइम्स becomes a branch of science.
जैसे फॉर एग्जांपल साइंस के अंदर क्या होता है कि आप ऑब्जर्व करते हो, आप एक्सपेरिमेंट करते हो, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ दोज एक्सपेरिमेंटेशन आप थ्योराइज करते हो। ठीक है, यू ऑब्जर्व, यू एक्सपेरिमेंट एंड देन यू थ्योराइज। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे सोशल साइंटिस्ट लगा लीजिए, या फिर हमारे जो है वो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं मेरविन हैरिस। वो मेरविन हैरिस इंडिया के अंदर आते हैं। इंडिया के अंदर आके वो देखते हैं कि एक जो गायें हैं उसको एक बड़ा ही ऊंचा दर्जा दिया जाता है। बाकी कंट्रीज के अंदर जब उसको मार के खाया जाता है, इंडिया के अंदर उसकी पूजा की जाती है। तो वो कहते हैं कि आखिरकार ऐसा है क्यों? तो उन्होंने इंडिया की पूरी इकोनॉमी और सोशल स्ट्रक्चर को स्टडी किया। पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन के अंदर उनको दो तीन चीजें मिली। पहली चीज थी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज मिली कि इंडिया के अंदर ज्यादा एग्रीकल्चर के अंदर मैकेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने भारत के अंदर जो है वो किस तरह से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, हाउस होल्ड के अंदर किस तरह से गाय का जो है वो रोल रहता है, उस चीज को स्टडी किया। तो उन्होंने दिखाया कि आपके पास गाय की यूटिलिटी बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर। आपको प्रोटीन चाहिए तो वो गाय के दूध से मिलेगा। आपको जो है वो हल जोतने के लिए एक मेल चाहिए तो वो भी जो है वो गाय पैदा करके देगी आपको। उसके बाद आपको खाना बनाने के लिए फ्यूल की जरूरत है, वो भी जो है वो गाय से मिल सकता है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद इवेंचुअली अगर गाय की डेथ हो जाती है तो अगेन लेदर मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर जो है उसकी यूटिलिटी होती है। ठीक है, सो अगर आप जो है वो गाय को सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश पर्पसेस के लिए आप जो है उसकी किलिंग कर दोगे, उसको कर्ल कर दोगे, तो पूरी सोसाइटी का जो ढांचा है वो हिल जाएगा। ठीक है, नाउ इट्स अ थ्योरी। ऐसा क्यों हुआ उन्होंने बता दिया। ठीक है, तो कई बार एंथ्रोपोलॉजी साइंस की तरह से भी जो है वो बात करती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल हम लेते हैं मार्गरेट मीड का। मार्गरेट मीड ने एंजाइटी को स्टडी किया कि आखिरकार बच्चों के अंदर जब वो एडोलसेंस के अंदर पहुंचते हैं अमेरिकन सोसाइटी के अंदर, तो एंजाइटी क्यों होती है। तो एंजाइटी को स्टडी करते हुए वो बात करती हैं कि जो बच्चों का सोशलाइजेशन है अमेरिका के अंदर, वो बार बार उनको ये कहा जाता है, ये सुनाया जाता है कि आपको खूब सारे पैसे कमाने हैं। अगर आप 100 एंड 100 पैसे नहीं कमाओगे, इतनी चीजें नहीं कमाओगे, इतनी धन दौलत आपके पास नहीं होगी, तो आपको जो है वो सोसाइटी के अंदर हानि पहुंचने वाली है। आपके साथ कोई शादी नहीं करेगा, आपके साथ ये नहीं होगा, आपके साथ वो नहीं होगा। इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ एंजाइटी इन देयर अडोलसेंस एज। ठीक है, अब बेसिकली उन्होंने क्या किया, पहले था ऑब्जर्वेशन, देखा कि अडोलसेंस के अंदर एंजाइटी बहुत ज्यादा है। ऑन दी अदर हैंड जो एक बाकी सोसाइटीज हैं, जो छोटी छोटी सोसाइटीज हैं, जैसे पैसिफिक आइलैंड के अंदर एक छोटी सी सोसाइटी है, नाम है समोअन, तो समोअन कल्चर के अंदर एंजाइटी बिल्कुल भी नहीं। तो ऑब्जर्वेशन वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। देन शी डिड एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब क्या है कि उन्होंने डेटा कलेक्ट किया, समोन्स के अंदर जाके रही, उनको ऑब्जर्व किया। ठीक है, उनके साथ बातें की, उन लोगों की इंटरव्यू ली, उन लोगों की लैंग्वेज सीखी, उन लोगों के साथ एक रेपो बनाया, राब्ता बनाया। तो उनको पता चला कि सारी चीजों की जड़, अगला स्टेप थ्योरी, कि इन सारी चीजों की जड़ जो है वो आपकी सोशलाइजेशन प्रोसेस है, आपकी चाइल्ड अपब्रिंगिंग प्रैक्टिसेस हैं, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर ये हाल है, ये एंजाइटी है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो कई बार एंथ्रोपोलॉजी इट बिकम्स अ ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, तो साइंस के अंदर जो इसका नेचर है वो कई बार सोशियोलॉजी जैसा दिखाई देता है। जैसे सोशियोलॉजी एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी की बात करती है कि समाज किस तरह से इवॉल्व हुआ है। ठीक है,
तो उसी तरह से आपके पास एंथ्रोपोलॉजी एवोल्यूशन ऑफ कल्चर की बात करती है कि सभ्यता किस तरह से इवॉल्व हुई है, सिविलाइजेशन किस तरह से इवॉल्व हुई है। तो कई बार इसका बिल्कुल जो पैटर्न है सोशियोलॉजी वाला मिलना हमें शुरू हो जाता है। जैसे सोशियोलॉजी में हमारे पास थ्योरीज होती हैं, कई बार साइंस के अंदर ही इसका पैटर्न बिल्कुल ही मेडिकल साइंस वाला बनना शुरू हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ द स्टडी ऑफ द डिसीजेस। अब एक ब्रांच है दैट इज नोन एज द क्रिटिकल मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, और क्रिटिकल मेडिसिन भी कई बार जो है वो इसको लिखा जाता है, और क्रिटिकल थ्योरी के जो अंदर जो है वो इसकी बात की जाती है। अब बेसिकली हम एक बात करते हैं और बायोलॉजी के अंदर एक बात की जाती है कि कम्युनिकेबल डिसीजेस जो है वो आपको सोशल स्टेटस देख के जो है वो फैलेंगे नहीं। जो इन्फेक्शियस डिसीज है, जो बीमारी है, कोविड ये नहीं देखेगा कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं, आपने कौन से वस्त्र पहन रखे हैं। वो जो है वो सिंपली अगर वो आपको उसने अटैक करना है तो वो आपको अटैक करेगा, दैट इज इट। ये बात करते हैं हम। बट क्रिटिकल मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो इस चीज को खारिज करती है। वो कहती है कि ऑन द बेसिस ऑफ द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो डिसीज का एक प्रेफरेंस है वो चेंज हो जाता है। अगर आप गरीब हैं तो आपको गरीबों वाले डिसीज होंगे, अगर आप अमीर हैं तो आपको अमीरों वाले डिसीजेस होंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, अकॉर्डिंग टू योर कल्चरल बिहेवियर, आपके डिसीज भी चेंज कर जाते हैं। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज आप जो अमीर लोग हैं उनका रहने का तरीका, उनका खान पान का तरीका इट इज वे डिफरेंट। ऑन द अदर हैंड जो गरीब हैं वो बस्तियों के अंदर रहते हैं, तो यहां पे इन्फेक्शियस डिसीजेस जो है वो ज्यादा फैल पाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगेन हमारा जो एक बिहेवियर है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर वो मेडिकल साइंस वाला भी है। हम मेडिकल साइंस से बहुत सारी चीजों को सीखते हैं, बहुत सारी चीजों को लेते हैं। डिसीज कैसे ट्रांसफर होते हैं, डिसीज का पैरासाइट कैसे जो है वो बिहेव करता है, उन सारी चीजों को हम सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट करते हैं एंड अगेन वी डेवलप अ थ्योरी अराउंड इट, ठीक है। तो अगेन आपके पास मेडिकल साइंस, उसके साथ आपका मेल जोल बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड द बिहेवियर साइंस और साइकोलॉजी। तो अगेन जो है वो आपका, जैसे मैंने मार्गरेट मीड दिखाया, तो मार्गरेट मीड ने अगेन एंजाइटी के बिहेवियर के ऊपर स्टडी की। सो अगेन वी हैव टेकन मेनी थिंग्स फ्रॉम द साइकोलॉजी, ठीक है। सिमिलरली सिगमंड फ्रूड ने बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट को इंस्पायर किया है। Sigmund Freud, he himself was inspired by an anthropologist called James Fraser, ठीक है। तो इस तरह से आप एंथ्रोपोलॉजी इट इज समवेयर इन बिटवीन, ना ही ये पूरी तरह से ह्यूमैनिटीज का पार्ट बन पाता है, ना ही जो है वो ये पूरी तरह से साइंस का पार्ट बन पाता है, या फिर इससे मैं उल्टा कह रहा हूं कि ये दोनों का पार्ट बन पाता है और इसकी जो जगह है दैट इज यूनिक इन एवरी वे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमैनिटीज पूरी तरह से डिस्क्रिप्शन की बात करेगी कि आपको किस तरह से लिखना है, किस शैली में लिखना है, पोइम कैसे लिखनी है, नॉवल कैसे लिखनी है। बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी वो ये बात कहेगी कि आपको नॉवल के स्टाइल में तो चलो आपने लिख दिया, बट अगेन यू शुड बी हॉलिस्टिक। आपको हर एक एस्पेक्ट को जो है वो कवर करना पड़ेगा, सोसाइटी के हर एक मुद्दे को कवर करना पड़ेगा। आपने कैसे मेथड लगाना है, कैसे सिस्टमैटिकली स्टडी करनी है, वो भी एंथ्रोपोलॉजी आपको बताएगी। आपको डेटा कैसे कलेक्ट करना है वो प्रॉपरली एंथ्रोपोलॉजी आपको बताएगी।
तो सिर्फ लिखने की शैली की बात नहीं की जाएगी यहां पे। ऑन दी अदर हैंड डेटा को कैसे कलेक्ट करना है, डेटा को किस तरह से एनालाइज करना है, उसकी भी बात की जाएगी। किस तरह से सिस्टम को आपको फॉलो करना है उसकी भी बात की जाएगी। सिमिलरली इन दी साइंस ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि अगर आप बिहेवियर साइकोलॉजी को स्टडी कर रहे हो तो आप एक इंडिविजुअल की इंटरव्यू लेके छोड़ दोगे। एंथ्रोपोलॉजी कहती है कि सैंपल स्पेस काफी बड़ा होना चाहिए, तभी जाके आपका वर्क जो है वो माना जाएगा। ठीक है, 2-2 3-3 साल लग जाते हैं लोगों को। सिमिलरली इन दी मेडिकल साइंस ऑल्सो, एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी ऑल्सो। ठीक है, तो आप लोग जो है वो बहुत बड़ा एक डेटा सेट जो है वो लेते हो और उस हिसाब से चीजों को जो है वो डिस्कस किया जाता है। ठीक है, सो एंथ्रोपोलॉजी इट इज समवेयर इन बिटवीन ऑफ एवरी डिसिप्लिन दैट यू सी अराउंड। ठीक है, तो इसके अंदर हर कुछ जो है वो लोग पढ़ते हैं, हर चीजों को जो है वो लिखते हैं। ठीक है, गॉट द पॉइंट। फिर उसके बाद बात आती है द एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। सबसे पहले मैं सिमिलैरिटीज की बात करूंगा। सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, खास करके दी सोशियोलॉजी एंड सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, दोनों लगभग जो है वो सेम है, दोनों लगभग सेम है। सो एंड सो इतनी सिमिलैरिटी है दोनों के अंदर कि एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, एम.एन. श्रीनिवास। ठीक है, ही वॉज अ सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ही बिकेम द डिपार्टमेंटल हेड, और ऐसा नहीं कि थोड़े टाइम के लिए उनको बनाया, काफी लंबे टाइम तक जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के वो डिपार्टमेंटल हेड रहे हैं, एचओडी रहे। ऐसा कभी नहीं हुआ था, ऐसा जनरली होता नहीं है कि एक डिसिप्लिन को पढ़ाने वाला व्यक्ति किसी दूसरे डिसिप्लिन, बड़े ही मेजर डिसिप्लिन का एचओडी बन जाए। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड इन एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी इट इज अ हाईएस्ट पॉसिबिलिटी। मैं बार बार मैंने कोट किया है एस.एस. जोधका को। एस.एस. जोधका ही इज अगेन इन सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट इन जेएनयू। ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट उनको स्टडी करते हैं। सिमिलरली मैंने आज ही के लेक्चर के अंदर इरावती कार्वे का नाम कोट किया, तो अगेन शी इज अ सोशियोलॉजिस्ट। मैंने वर्ण व्यवस्था की बात की, अगेन ये जो है वो मुद्दा सोशियोलॉजी का मुद्दा है, एंथ्रोपोलॉजी का मुद्दा ही नहीं है। ठीक है, यान एंथ्रोपोलॉजी का जो है मुद्दा बाद में बना, कोर मुद्दा जो है वो एंथ्रोपोलॉजी का नहीं है ये। दोनों का नेचर जो है वो बिल्कुल कन्वर्जेंट है। सो एंड सो कि जो आपके पास वेस्ट ह्यूज हैं, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, नाम है वेस्ट ह्यूज। उनका मानना है कि आपके पास जैसे एक बच्चे के दो अलग अलग नाम रख देते हैं, लेकिन बच्चा एक ही होता है। एक जो है वो उसका निकनेम रख दिया जाता है, एक जो है वो उसका पक्का नाम रख दिया जाता है, बड़ा नाम रख दिया जाता है, फॉर्मल नेम रख दिया जाता है। वैसे ही दोनों के बच्चा एक ही है, मुद्दा एक ही है, लेकिन दो अलग अलग नाम है और कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों के अंदर जो ओवरलैप है वो इतना ज्यादा है। रेडक्लिफ ब्राउन ने बेसिकली सोशो कल्चर कई एक बार इस चीज को बताया, एक बार इस चीज को कहा था दैट सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इट शुड बी द ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, आजकल हम इसको एंथ्रोपोलॉजी की ब्रांच के साथ देख रहे हैं, तो इतनी ज्यादा जो है वो आपके पास सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है, इसीलिए इवन प्रिचर्ड ने भी ये बात कही दैट द सोशल एंथ्रोपोलॉजी इट इज एसेंशियली अ ब्रांच ऑफ द सोशियोलॉजिकल स्टडीज। ठीक है, जो कि प्राइमरली अपने आप को जो है वो प्रिमिटिव सोसाइटीज के साथ जो है वो डील करवाती है।
तो बेसिकली व्हाट हैपेंस in the 1940s is anthropology starts getting funding. जो हमारा पहला दूसरा लेक्चर था उसके अंदर भी हमने इसी चीज की बात की थी कि बेसिकली क्या होता है कि कॉलोनियल गवर्नमेंट्स जो है वो बड़े अच्छे तरीके से 1900s के अंदर एस्टेब्लिश हो जाती हैं और 1900s के अंदर एस्टेब्लिश होके वो कुछ पॉलिसीज जो है वो नेटिव सोसाइटीज के अंदर इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देती हैं और नेटिव सोसाइटीज जो है वो उनके अगेंस्ट रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट्स हैं वो कहती हैं कि भाई साहब ये क्या हो रहा है कि हम तो जो है वो इनकी भलाई करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हम मॉडर्न पॉलिसीज को इनके अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है रिवोल्ट कर रहे हैं। तो बाहर से कुछ सोशियोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है कि आप जो है वो इन लोगों को स्टडी कीजिए। तो अगेन सोशियोलॉजिस्ट के पल्ले कुछ नहीं आता है, सोशियोलॉजिस्ट को कुछ ज्यादा जो है वो पता नहीं चलता है। फिर उसके बाद धीरे 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 एंथ्रोपोलॉजी का इमर्जेंस होता है कि हमें एक होलिस्टिक डिसिप्लिन चाहिए अगर हम एक इंसान को समझना चाहते हैं, क्योंकि एक इंसान को पूरी तरह से बायोलॉजी नहीं समझ सकती, एक इंसान को पूरी तरह से सोशियोलॉजी नहीं समझ सकती, एक इंसान को पूरी तरह से जो पॉलिटिकल साइंस है वो नहीं समझ सकती। पॉलिटिकल साइंस सिर्फ और सिर्फ उसके पॉलिटिकल बिहेवियर को दिखाएगी, इकोनॉमिक्स उसके इकोनॉमिक बिहेवियर को दिखाएगी। सो वी नीड एवरीथिंग और वी नीड वेरी स्पेसिफिक थिंग्स आउट ऑफ एवरी डिसिप्लिन। ठीक है, इन सोसाइटीज को समझने के लिए, इन छोटी सोसाइटीज को समझने के लिए जो सोसाइटीज हमसे बहुत अलग हैं। तो इसलिए इवन पिक्चर्ड यही जो है वो बात करते हैं। यहां पे उन्होंने इसी चीज के बारे में लिखा है दैट द सोशो-कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इट इज अ ब्रांच ऑफ द सोशियोलॉजिकल स्टडीज, जो कि बेसिकली प्रिमिटिव सोसाइटीज के साथ अपने आप को जो है वो डील करवाती है, प्रिमिटिव सोसाइटीज के साथ। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट आर द की एरियाज ऑफ द कन्वर्जेंस। तो सबसे पहली 5 मेजर की एरियाज हैं इसके कन्वर्जन के, उनको जो है मैंने यहां पे लिखा हुआ है। पहली चीज आती है रेस एंड एथनिसिटी। ठीक है, हम दोनों के अंदर चाहे सोशियोलॉजी की बात आए चाहे एंथ्रोपोलॉजी की बात आए, तो दोनों के अंदर हम रेस को पढ़ते हैं और उसी के साथ साथ जो है वो एथनिसिटी को पढ़ा जाता है। अब बेसिकली रेस क्या है? ठीक है, देयर आर सपोज दैट देयर आर 3 प्राइमरी रेसेस। पहली जो है दैट इज द कॉकेशियन रेस, देन यू हैव द नीग्रोइड रेस, देन उसके बाद यू हैव द मंगोलॉइड रेस। 3 मेजर रेसेस की जो है वो बात की जाती है। अब होता क्या है दैट ऑन द बेसिस ऑफ 3 डिफरेंट रेसेस सोसाइटी के अंदर भेदभाव शुरू हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसिडेंट है, बड़ा ही शर्मसार इंसिडेंट है अमेरिका के लिए, दैट इज नोन एज द टर्कनी स्टडी और सिफिलिस टर्कनी स्टडी। तो उन्होंने बेसिकली सिफिलिस डिसीज को, दैट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, उसको स्टडी करना था। तो उसको स्टडी करने के लिए जो है वो उन्होंने नीग्रोइड फैमिलीज को चूज किया और उनके कंसेंट के बगैर, कुछ लोगों के कंसेंट के बगैर जो सिफिलिस है उसको लोगों के अंदर जो है वो इंजेक्ट किया। ठीक है, तो ये जो सिफिलिस की स्टडी है ये बेसिकली आपको ये बताती है दैट हाउ ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फिजिकल डिस्टिंक्शंस आप लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। सिमिलरली फेयर एंड लवली का एड, ठीक है, जो कि पहले आया करता था, आजकल तो खैर आना बंद हो गया है, कि आपके पास एक लड़की है उसको नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन फिर उसके बाद उसके पास फेयर एंड लवली आती है, वो लगाती है, वो गोरी हो जाती है और उसको नौकरी मिल जाती है, रादर शी हैज अ वेरी गुड करियर। तो बेसिकली कई बार आपके पास ये चीजें जो रेस जैसी चीजें हैं, जो फिजिकल डिस्टिंक्शंस हैं,
वो फिजिकल डिस्टिंक्शंस जो है वो डिस्क्रिमिनेशन के अंदर चेंज हो जाती है। तो अगेन सोशियोलॉजी भी इसको स्टडी करता है, एंथ्रोपोलॉजी भी इसको स्टडी करता है। और कई बार ये जो फिजिकल डिस्टिंक्शंस होती हैं या फिर आपके पास जो कुछ कल्चरल डिस्टिंक्शंस होती हैं, जैसे मैं अलग जुबान बोल रहा हूं, आप अलग जुबान बोल रहे हैं, इस बेसिस के ऊपर लोग अपने ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है, और उन ग्रुप्स के ऊपर जो है वो लोग अपना जो एक वोटिंग बिहेवियर है या फिर आपका जो सोशल बिहेवियर है वो बनाते हैं। तो अगेन इस मुद्दे के ऊपर दोनों बात करते हैं, सोशियोलॉजी भी बात करती है, एंथ्रोपोलॉजी भी बात करती है। देन उसके बाद ऑन द दूसरा जो मुद्दा है दैट इज द क्लास। तो क्लास के मुद्दे के ऊपर अगेन दोनों बात करते हैं, क्लास एंड कास्ट। ठीक है, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी दोनों के ऊपर बात करते हैं। देखो बेसिकली हर एक सोसाइटी के अंदर दो तरह से आपको स्टेटस दिया जाता है, हर एक सोसाइटी के अंदर। पहला तरीका है योर बर्थ राइट, दूसरा है योर अचीवमेंट। ठीक है, बर्थ राइट को कहते हैं एस्क्राइब्ड स्टेटस, और अचीवमेंट के ऊपर बात करते हैं अचीव्ड स्टेटस। ठीक है, दो तरह के स्टेटसेस होते हैं, बर्थ राइट और अचीव्ड स्टेटस। ठीक है, तो बेसिकली ये देखा जाता है कि कैसे, और ये दोनों के अंदर बात होती है, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर भी बात होती है और सोशियोलॉजी के अंदर भी बात होती है कि किस तरह से एक सोसाइटी के अंदर दो चीजें जो है वो काम करती हैं। ठीक है, कई बार देयर आर सर्टेन इंडिविजुअल्स जिनके पास बर्थ राइट जो है वो नहीं होता है, देयर आर सर्टेन कम्युनिटीज जिनके पास बर्थ राइट नहीं होता है, बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक अचीवमेंट्स वो जो है वो अपना सोशल स्टेटस बढ़ा लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द एग्रेरियन कास्ट और द एग्रेरियन कास्ट ऑफ द साउथ इंडिया। ठीक है, अब बेसिकली जो है वो उनके पास जन्म सिद्ध जो उनका सोशल स्टेटस था, इट वाज लोअर देन द ब्राह्मण्स। बट जैसे ही आपके पास लैंड रिफॉर्म्स आए, देश आजाद हुआ, उनके जमीनों के जो भाव हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से खेती की, उन्होंने अपने आप को द सन्स ऑफ सॉइल डिक्लेयर कर दिया कि हम जो है वो इस भूमि के पुत्र हैं। उन्होंने अपने आप को जो है वो पॉलिटिकली मोबिलाइज किया, पॉलिटिकल क्लाउट बनाया, एंड दे बिकेम मोर पावरफुल। तो इस तरह से कैसे एक कम्युनिटी या फिर एक लोगों का गठजोड़ अपने आप को सोशली मोबिलाइज करने की कोशिश करता है, ये जो है वो हम सोशियोलॉजी के अंदर और एंथ्रोपोलॉजी के अंदर दोनों के अंदर ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है जेंडर की। जेंडर को भी हम दोनों में ही डिस्कस करते हैं, सोशियोलॉजी के अंदर भी डिस्कस करेंगे, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर भी डिस्कस करेंगे। दोनों में जेंडर को काफी अच्छे तरीके से डिस्कस किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ द वर्क्स ऑफ जूडिथ बटलर एज वेल एज मार्गरेट मीड, इंडिया के अंदर लीला दुबे। अब अगेन लीला दुबे ने जेंडर को समझाया है, और बेसिकली इन सब लोगों का यह मानना है कि जो जेंडर है दैट इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन, और लोग जो है वो सोशली इस चीज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, जेंडर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल लीला दुबे कहती हैं कि बार बार एक लड़की को यह सुनाया जाता है कि तुम तो पराई हो, तुम तो पराया धन हो, तुम तो हमारी अमानत हो। जब ऐसी चीजें सुनाई जाएंगी, शी हर सेल्फ विल बिकम सबमिसिव। ठीक है, वो हर चीज जो है वो सर झुका के मानना शुरू कर देगी, वो ये मानना शुरू कर देगी कि वो किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसी और के ऊपर बर्डन है।
तो सामने वाला जो भी कुछ कहेगा वो चुपचाप जो है उस चीज को मानती रहेगी। इस तरह से जो पैट्रियार्की है वो अपने आप को परपेचुएट करती है। सिमिलरली वो एक और चीज कहती हैं कि एक और आइडम है जो कि लोग यूज करते हैं, वो ये है कि एक पुरुष जो है वो जब बच्चा पैदा करना होता है, जब आपके पास एक प्रोजनी पैदा करनी होती है, तो वो जो है वो पुरुष का बीज है और जो लड़की है वो उसको पैदा करने वाली है, वो जो है वो अर्थ है। तो ये जो है वो एक आइडम यूज किया जाता है ऑफ अर्थ एंड अ सीड। ठीक है, तो जिसके अंदर अब देखो, अगर प्लांट पैदा हुआ है तो वो प्लांट किससे पैदा हुआ, किसका है प्लांट, वो सीड का है। तो इस तरह से अगर सन या फिर डॉटर कोई भी प्रोजनी है, कोई भी रिसोर्स है, वो एसोसिएट कर दिया जाता है मर्द के साथ, और आपके पास जो है बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एसोसिएट कर दी जाती है औरत के साथ। अगेन इट परपेचुएट्स दी पैट्रियार्की। ठीक है, सो इस तरह से जो जेंडर है इट इज दी बेसिकली इट बिलोंग्स टू बोथ द डिसिप्लिन्स। एंथ्रोपोलॉजी को भी बिलोंग करता है, सोशियोलॉजी को भी बिलोंग करता है। देन द पार्ट ऑफ कल्चर। अब कल्चर है क्या? कल्चर को सबसे अच्छा जो एक वे है डिस्क्राइब करने का, दैट इज अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, culture is a matrix on which we integrate with each other. That is simply called, or that is simply known as a culture. The matrix on which we are going to integrate. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप दो लोग जो है वो बात कर रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हो, आपने कुछ बात कह दी, सामने वाले का जो रवैया था वो हल्का सा, उसका जो मुंह है वो लाल हो गया। ठीक है, या फिर सामने वाले का जो रवैया था वो पहले ऐसे खड़ा था, हंसी खुशी था उसका फेस के ऊपर, जो है वो स्माइलिंग फेस था, सीधा जो है उसका मुंह उतर गया। तो व्हाट आर यू गोइंग टू इंटरप्रेट फ्रॉम इट? यू आर गोइंग टू इंटरप्रेट कि इसे जो है वो ये बात पसंद नहीं आई। ठीक है, एंड देन उसके बाद आप जो है वो इस चीज को ढूंढोगे कि आखिरकार इसको ये बात पसंद क्यों नहीं आई। ठीक है, देन आप जो है वो कोई ना कोई निष्कर्ष निकाल के, एक डीपर इंटरप्रिटेशन निकाल के अपनी जो थ्योरी है वो दे दोगे। गॉट द पॉइंट? समझ में आ रही है बात? सो दिस इज नोन एज कल्चर। अगर आपको बचपन में यह सिखाया ही ना जाता कि जब लोगों के एक्सप्रेशन इस तरह से उतरते हैं तो इसका मतलब यह होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सोशियोलॉजिस्ट हैं रायले, उन्होंने एक एग्जांपल दिया है। वो कहते हैं कि आंख मारना, आंख मारना देखने में, अगर आपके पास जो है वो आप किसी कुत्ते को आंख मार रहे हो या फिर आप जो है वो किसी जानवर को आंख मार रहे हो, तो सिंपली वो देखेगा कि आपका जो मसल है वो मूव कर रहा है। वो इससे कोई इंटरप्रिटेशन नहीं निकाल सकता। उसके लिए आंख मारना, चलना, भागना एक ही चीज है कि मसल का मूवमेंट तो है, दैट इज इट। बट ऑन द अदर हैंड आपके लिए आंख मारना, उसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं। एक मिस्टीवियस मतलब भी हो सकता है, कुछ इसका और इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है, कुछ इसका और मतलब भी हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब बेसिकली हुआ क्या है, कल्चर ने एक मैट्रिक्स की तरह एक्ट किया है। उस कल्चर ने उस सिंपल से मूवमेंट को एक बहुत बड़ा जो है वो मीनिंग दे दिया, और वो मीनिंग जो है वो आपने इंटरप्रेट किया और फिर आप उस हिसाब से अपना एक्शन करोगे। ठीक है, तो इस तरह से जो कल्चर है, इस मुद्दे को, कल्चर के मुद्दे को सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी दोनों के अंदर स्टडी किया जाता है। ठीक है, और किस तरह से कल्चर जो है वो पॉपुलर कल्चर का मुद्दा, मॉडर्न सोसाइटीज किस तरह से इवॉल्व की हैं, उन चीजों का मुद्दा भी जो है वो यहां पे स्टडी किया जाता है। ठीक है, सो इस तरह से आपके पास जो मेजर एक चंक है सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का और सोशियोलॉजी का, दोनों का तकरीबन सेम है।
बट ऑन द अदर हैंड देयर आर सर्टेन की डिफरेंसेस। जो पहला की डिफरेंस है एंथ्रोपोलॉजी, इट इज बेसिकली द होल स्टडी ऑफ द मैनकाइंड। इसके अंदर फिजिकल पार्ट भी आ जाता है, हम बायोलॉजी को भी स्टडी करते हैं, हम लैंग्वेज को भी स्टडी करते हैं, हम इसके अंदर आर्कियोलॉजी को भी स्टडी करते हैं, एंड वी ट्राई टू इंटीग्रेट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द डिसिप्लिन। ठीक है, अगर लैंग्वेज है तो लैंग्वेज के अंदर सोसाइटी को डाल के सोशो लिंग्विस्टिक्स बना दिया जाएगा, लैंग्वेज के अंदर कल्चर को डाल के एथनो लिंग्विस्टिक्स बना दिया जाएगा, लैंग्वेज के अंदर हम मूवमेंट को डाल के जो है वो वहां पे प्रैग्मेटिक्स बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो है वो अलग अलग चीजों को हम इंटीग्रेट करते रहते हैं एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। तो इसका जो स्कोप है वो काफी ज्यादा यूनिवर्सल हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड जो सोशियोलॉजी है, इसका जो स्कोप है वो काफी ज्यादा एटमिस्टिक हो जाता है। एक छोटे से कल्चर को, एक या फिर आप एक छोटे सी चीज को जो है यहां पे स्टडी करते हो, दैट इज इट। ठीक है, तो आपके पास एंथ्रोपोलॉजी, इट इज अ होल साइंस, इसको होल साइंस की तरह कहा जाता है। सोशियोलॉजी को जो है वो एक पार्ट साइंस की तरह बताया जाता है कि आपके पास साइंस का तो डिसिप्लिन है, ये सोसाइटी की साइंस है, बट अगेन ये सिर्फ सोसाइटी को जो है वो स्टडी करेगी। तो अगेन सब्जेक्ट मैटर के अंदर भी हमने वही चीज लिखी है कि आपके पास जो है वो स्टार्टिंग तो एंथ्रोपोलॉजी ने एक नॉन इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी से की थी कि सिर्फ हम प्रिमिटिव सोसाइटीज को स्टडी करेंगे, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, इवन पिक्चर ने बताया। लेकिन धीरे 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 हमने जो मेनलैंड सोसाइटीज है उसको भी स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है मैकडॉनल्ड्स का। मैकडॉनल्ड्स पहले अमेरिका के अंदर स्टार्ट हुआ। अमेरिका के अंदर उन्होंने अपनी ऑडियंस के हिसाब से बर्गर्स वगैरह बनाने स्टार्ट किए। फिर उसके बाद उन्होंने उन्हीं बर्गर्स को जो है वो ब्राजील के अंदर उन्होंने अपनी जो है वो चेन वगैरह सेटअप की। लेकिन ब्राजील के अंदर जो है वो उनकी पहली जो चेन है वो इट वाज अ एक्सट्रीम फेल्यूर। तो इतना जो है वो हालत उनकी कभी खराब नहीं हुई थी मैकडॉनल्ड्स की, जितनी ब्राजील ने खराब कर दी। बट ऑन द अदर हैंड फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, दे हायर्ड सर्टेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, बिकॉज एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज अ वन पर्सन जो कि अंग्रेजी बोल सकता है, और अंग्रेजी बोल के वो नेटिव लोगों के साथ भी जो अंग्रेजी भी बोल सकता है, मल्टीनेशनल कंपनी से भी बात कर सकता है, पढ़ा लिखा भी है, और उसी के साथ नेटिव कल्चर के बारे में भी उसको अच्छी खासी नॉलेज है। तो फिर उन्होंने जो है वो मैकडॉनल्ड विद द हेल्प ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उन्होंने मैकडॉनल्ड के जो मेन्यूज हैं उनको चेंज किया। तो मेन्यूज को चेंज करके उन्होंने जो है वो फिर उसके बाद बर्गर चेन वगैरह अपनी लॉन्च की, विच वॉज अ ह्यूज 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 सक्सेस फॉर मैकडॉनल्ड्स। फिर उसके बाद इट बिकेम एक प्रैक्टिस बन गया उनके अंदर कि जब भी जो है वो एक सोशियोलॉजिस्ट और एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो बैठा ही रहेगा, बैठा ही होगा उनकी मीटिंग्स के अंदर। ठीक है, सो इस तरह से उनका जो सब्जेक्ट मैटर है, एंथ्रोपोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो बहुत वाइड होता है। वो इट स्टार्टेड विद द प्री लिटरेट सोसाइटीज, बट अब जो है वो हम अर्बन सोसाइटीज को, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज को जो है वो स्टडी कर रहे हैं। सोशियोलॉजी जो है वो पहले वेस्टर्न सोसाइटीज को स्टडी करने के लिए बनी थी, अब भी जो है वो वेस्टर्न सोसाइटीज को ही प्राइमरली जो है वो स्टडी कर रही है। लेकिन धीरे 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 आफ्टर 1950s, आफ्टर 1960s हम ये देख रहे हैं कि सोशियोलॉजी धीरे धीरे प्रिमिटिव सोसाइटीज की स्टडी भी कर रही है, प्राइमरली इन इंडिया। ठीक है, सो एंथ्रोपोलॉजी छोटी सोसाइटी से बड़ी सोसाइटीज की तरफ गई है, सोशियोलॉजी बड़ी सोसाइटी से छोटी सोसाइटीज की तरफ जो है वो धीरे धीरे से आ रही है। ठीक है, जो मेथडोलॉजी है इसके अंदर मेजर डिफरेंसेस हैं बिटवीन दी सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। सोशियोलॉजी, चलो पहले एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी के अंदर बेसिकली वी स्ट्रेस ऑन योर इमर्जन इन द नेटिव लाइफ, खास करके आफ्टर द पोस्ट मॉडर्निज्म। हम ये चाहते हैं कि आप एक जो नेटिव लोगों की जिंदगी है, उनका जो सोशो कल्चरल बिहेवियर है,
उनकी जो सोसाइटी है, आप उसके साथ जो है पूरी तरह से इमर्स हो जाएं। ठीक है, आप उनके अंदर जाके रहिए, आप उनके साथ बातें कीजिए, आप उनके साथ एक रेपो कायम कीजिए। बिकॉज जब तक आप उनके साथ बातें नहीं करेंगे, आप उनके साथ रेपो कायम नहीं करेंगे, तब तक वो आपको एक डिटेल्ड और बढ़िया डेटा जो है वो नहीं देंगे। आपको अच्छी इंफॉर्मेशन वहां से नहीं मिलेगी, आपको सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन ही मिलेगी। सो हमारा जो एक ध्यान रहता है वो ये रहता है कि हम कहीं ना कहीं से ज्यादा क्वालिटी डेटा, क्वालिटेटिव डेटा या फिर क्वालिटी डेटा एक्सट्रैक्ट कर पाए, ऐसी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाए जो कि किसी के पास ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल एडवर्ड सापीर बहुत टाइम तक जो वहां पे नेटिव अमेरिकन इंडियंस थे उनके अंदर रहे, तो उन्होंने वहां पे अगेन बिकॉज ही वॉज एबल टू कन्वर्स विद देम, he was able to talk with them, he was able to stay with them, he was able to study their behavior। तो उन्होंने ये बात निकाली कि इन लोगों के अंदर जो टाइम का एस्पेक्ट हम लोगों के दिमाग में होता है कि आपके पास 3 काल हैं, इनके अंदर सिर्फ 2 काल ही हैं, जिसकी वजह से इनका बिहेवियर भी जो है वो डिफरेंट है। अब ऐसी जो इंफॉर्मेशन है वो वही इंसान निकाल सकता है जो कि सोसाइटी के अंदर महीने दर महीने रहा हो, काफी टाइम तक रहा हो। ये उस इंसान के बस की बात नहीं है जो कि सिर्फ एक सोसाइटी के अंदर गया और सुपरफिशियल डेटा जो है वो कलेक्ट करके ले आया। सो इस तरह से एंथ्रोपोलॉजी के अंदर बेसिकली जो हमारा एक विषय रहता है, जो हमारा एक फोकस रहता है, वो क्वालिटी ऑफ डेटा के ऊपर रहता है। जो सोशियोलॉजी है वो थोड़ा सा क्वांटिटी ऑफ डेटा और स्टैटिस्टिकल मेथड्स के ऊपर जो है वो काम करती है। ठीक है, तो हमारा जो रिसर्च का फोकस रहता है वो ज्यादा ये रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो डिटेल्ड इंसाइट्स हैं एक सोसाइटी के बारे में वो कलेक्ट कर पाए। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड सोशियोलॉजी जो है वो बेसिकली उसका फोकस जो है वो ज्यादा सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर रहता है। ठीक है, हमारा फोकस सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर तो है ही, बट उसी के साथ साथ हमारा जो ज्यादा फोकस है दैट इज कि आखिरकार इंसान अपनी सभ्यता के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर कैसे रह रहा है, उसके कंसेप्ट को समझा जाए। ठीक है, उसके बिहेवियर को समझा जाए, उसके बेसिस को समझा जाए, ये हमारा एक फोकस रहेगा। ठीक है, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी।